स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो देखो इस वीडियो में क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहले एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसी 14,000 एमसीक्यू सीरीज में हमारे इस चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। पिछले कुछ लेक्चर्स के पहले आपको सारे के सारे हर लेक्चर में कुछ ना कुछ पैराग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया है। सारे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस एनसीईआरटी पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, हम लोगों ने सारी चीज़ देखी है। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टर्नर सिंड्रोम कैसा होता है भाई? तो 44 प्लस एक्स होता है, यानी कि एक चीज गायब होती है ना इसमें। इसका मतलब ये हमारे पास 2n तो होता ही है, -1 हो जाता है। इसका मतलब इसमें मोनोजोमी का केस है ये। जो टर्नर सिंड्रोम का जो इंडिविजुअल होता है वो एक्चुअली फीमेल होता है विथ लेस फेमिनाइन कैरेक्टर्स। ठीक है। इन मैन विच आर द फॉलोइंग जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स में बी द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द एन्यूप्लॉइडी इन सेक्स क्रोमोसोम। कहने का मतलब कि एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है कि एक या दो क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना। ठीक है। एक या दो क्रोमोसोम का बढ़ जाना या फिर घट जाना। अब वो बोल रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम में ये एन्यूप्लॉइडी होना चाहिए, यानी कि ऑटोसोम्स में नहीं होना चाहिए, यानी कि इट कैन नॉट बी अ डाउन सिंड्रोम। ठीक है। इट कैन बी टर्नर सिंड्रोम, इट कैन बी क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, इट कैन बी जैकब सिंड्रोम, इट कैन बी व्हाट इज सुपर फीमेल, इट कैन बी सुपर मेल। ठीक है ना। ये पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम नहीं हो सकता। ओके। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। हर वीडियो में मैंने किसी ना किसी डिजीज का डायग्राम, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, सब चीज बताया। ठीक है ना। जितने डिजीज का मैंने भी नाम लिया, एनसीईआरटी भी देखा हम लोगों ने। तो यहाँ पे बताना है एन्यूप्लॉइडी इन सेक्स क्रोमोसोम कौन सा ट्रू है। तो जहां भी एक भी वाई है वो एक्चुअली में मेल होने वाला है। जहां भी एक भी वाई है वो एक्चुअली में मेल हो जाने वाला है। रीजन, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पिछले किसी वीडियो में इसी चैप्टर के देखा है। क्या है? हमारे वाई जीन के ऊपर, यानी ह्यूमंस के वाई जीन के ऊपर SRY जीन होता है। ठीक है ना। इसको हम लोग TDF भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। SRY का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया है आप लोगों को। ठीक है, जिस वीडियो में मैंने बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने क्या बताया था SRY का फुल फॉर्म है, फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये जो होता है ना, ये वाई क्रोमोसोम पे ये जीन मौजूद होता है। इसको हम लोग टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस को मॉर्फोलॉजिकली, फिनोटाइपिकली शो करने में हेल्प करता है। ये वाई जीन का, वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन जो होता है। तो जहां भी वाई होगा वो मेल होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों देखो वाई है, ये बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है, इसलिए आंसर ए होगा। ठीक है। ये कैसा सिंड्रोम दिखा रहा है? यहाँ पे क्लाइनेफेल्टर दिखा रहा है। द क्राइडू-कैट syndrome या फिर क्राइडू-चैट syndrome is caused by the change in chromosome structure involving डिलीशन होता है यहाँ पे। द लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज ड्यू टू डिलीशन। अब क्या होता है देख लेते हैं। ये है क्राइडू-कैट सिंड्रोम या फिर क्राइडू-चैट सिंड्रोम, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। पोर्शन ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, एक्चुअली ये शॉर्ट आर्म होता है, 5p होता है। ठीक है ना। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर भी डिलीटेड और मिसिंग, डिलीट होता है या फिर मिसिंग होता है। जब भी बच्चे रोते हैं ना, ऐसा लगता है कि बिल्लियां रो रही हैं या फिर बिल्ली बोल रहा है, मियाओ मियाओ टाइप होता है, आवाज आता है, वैसा आवाज आता है इसमें बच्चे के रोने का, इसलिए इसे क्राइडू-कैट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। कैट ही है वो एक्चुअली में, CHAT, लेकिन CHAT लिखा है, CAT होना चाहिए था, लेकिन CHAT लिखा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्या बोलते हैं, आप लोग के लिए हो जाएगा स्टार मार्क वाला। मैंने स्टार मार्क बनाना भूल गया। 90 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक दो शायद 10-11 वीडियो पहले, आई थिंक सो, उसी के बीच में आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने देखा था सोमा क्रोनर वेरिएशन। उसका आंसर हम लोगों ने कहा था क्योंकि टिश्यू कल्चर में ये होता है, इसीलिए। वो एग्जामिनेशन स्टेट लेवल या फिर CBSE PMT का था। अब आते हैं एम्स के इसी क्वेश्चन पे, जो कि एम्स ने पूछा है। अब एम्स के आंसर क्या देता है? एम्स आंसर इसका देता है ए, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और ये वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर भी दिखाई दे रहा है। दोनों में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ए चुनेंगे, भले ही ये क्वेश्चन नीट में आ जाए। और अगर ये ऑप्शन भी रहे, ये ऑप्शन भी रहे, तो फिर भी आपको टिश्यू कल्चर नहीं चुनना है, ए ही चुनना है, बिकॉज इट इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। टिश्यू कल्चर में चांसेस होते हैं रेयरली कि अगर कोई म्यूटाजन के कारण स्टिमुलेट हो जाए वेरिएशन, तो होता है। हालांकि टिश्यू कल्चर में वेरिएशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज हम लोग उसी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं, कैलस बनाते हैं उसी से। तो जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन के दौरान चेंजेस हो सकते हैं, वैसे वेरिएशन को सोमा क्रोनर वेरिएशन कह सकते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन इसीलिए होता है जब माइक्रो प्रोपगेशन करता है टिश्यू कल्चर से, जितने भी प्लांट्स बनते हैं ना, उन सारे प्लांट्स को हम लोग सोमा क्लोन्स कहते हैं। वहां से कंफ्यूजन अराइज होता है कि सोमा क्रोनर वेरिएशन आखिर कहाँ होता है। आंसर ए होगा। अगर ऑप्शन ए कहीं नहीं दिखा हुआ है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला, तब आंसर डी लगाना है आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो।
99। पिछले बार हम लोगों ने इसका टिश्यू कल्चर आंसर लगाया था बिकॉज वहां पे सोमैटिक हाइब्रिडेशन टर्म ऐसा यूज नहीं था। म्यूटेशन कैन नॉट चेंज एनवायरमेंट, म्यूटेशन कैन नॉट चेंज एनवायरमेंट बिकॉज दे कैन चेंज आरएनए, दे कैन चेंज डीएनए, एंड इफ द डीएनए एंड आरएनए आर चेंज्ड देन आरएनए जो ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन, यानी जो एंजाइम वाला प्रोटीन होगा वो भी चेंज हो जाएगा, तो एंजाइम भी चेंज हो सकता है। एनवायरमेंट कैसे बदल सकता है? म्यूटेशन एनवायरमेंट नहीं हो सकता है। आंसर तक क्या हो जाएगा? आंसर का हो जाएगा एनवायरमेंट। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम का एन्यूप्लॉइडी के कारण। एन्यूप्लॉइडी मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बढ़ जाना, घट जाना भी होता है। तो टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम में खाली एक्स मौजूद होता है, या वाई या फिर एक्स यहाँ पे जो होना चाहिए था एक्स्ट्रा वो नहीं मौजूद होता है, कुछ भी मौजूद नहीं होता। ठीक है। ऐसा टर्नर सिंड्रोम मेनली फीमेल होता है। ठीक है, लेकिन लेस फीमेनाइन कैरेक्टर्स में डेवलप होते हैं। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द म्यूटाजेन? म्यूटाजेन में कौन से हैं? देख लो ऑप्शन क्या है। आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट इन्फेक्ट प्लांट्स एंड कॉजेज डिजीज, नहीं ये नहीं है, ये वायरॉइड्स है ना ये। केमिकल विच रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल्स, ना ना ना, ये तो म्यूटाजेंस थोड़े हैं। वेरियस आर्के बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन, नहीं, मिथेनोजेंस हैं ये होगा ऑप्शन। हमारे पास एलिमिनेशन के मेथड से भी आ गया आंसर, फिर भी देख लेते हैं। केमिकल्स एंड रेडिएशंस व्हिच कॉज चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, सही बोल रहा है। बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कोरिया इज कॉल्ड, या फिर आर कैसे डिजीज होते हैं? ये दोनों के दोनों कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, यानी कि बचपन से होते हैं, जन्म से होते हैं, यानी इनमें अंदर ही यानी कि जेनेटिक मेकअप में अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर कहते हैं इसको। एक सौ तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं हंटिंगटन्स डिजीज क्या होता है। ठीक है, तो हंटिंगटन्स डिजीज क्या होता है? इसको हंटिंगटन्स कोरिया भी कहते हैं, इसको हंटिंगटन्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस कॉज जो फॉल्टी जीन ऑन क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 4 के ऊपर फॉल्टी जीन होता है। ठीक है, द जीन प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन जिसको हम लोग हंटिंगटन कहते हैं। ठीक है ना, जो कि डिस्कवर हुआ था 1993 में। अभी तक हम लोगों ने पता नहीं चला ऐसा क्यों होता है, ये जीन ऐसा कैसे कर लेता है, लेकिन इससे ये पता चलता है हमें कि जब भी ये जीन जो होता है खराब होता है, या प्रोटीन जब खराब बनता है, तो ये सम वे जो हम लोगों ने अभी तक समझा नहीं है, ये फॉल्टी जीन होता है, ये हमारे नर्व सेल्फ को डैमेज करने लगता है। नर्व जितने भी सेल होते हैं डैमेज होने लगते हैं। हमारा ब्रेन में बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी डैमेज हो जाता है, और जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है ब्रेन का, वो साइज में बढ़ जाता है, यानी कि ब्रेन का जो न्यूरॉन का जो मात्रा होता है ना, वो घट जाता है। तो ऐसे ह्यूमंस का जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स की जो संख्या होगी वो कम रहेगी। ठीक है, ग्रेजुअल फिजिकल मेंटल इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वैसे वैसे हमें सारे के सारे चीज़ों में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। हर पर्सन जिसको भी होता है 50-50% चांस है। ओके, सिंपल सी बात है ये तो। ओके, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अल्बिनिज्म। देखो नीचे वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, 2-13 का है, लेकिन यही क्वेश्चन सीबीएसई दोनों के दोनों सीबीएसई पीएमटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, नाम बस अलग है। एल्बिनिज्म इज नोन टू ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन, यानी कि अल्बिनिज्म जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है। ठीक है, पहला चाइल्ड जो होगा कपल का, दोनों कपल का जो स्किन है वो नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन है, लेकिन जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ वो हो गया एल्बिनिज्म वाला, एल्बिनिज्म का शिकार। इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा इन दोनों के अंदर, इसका मतलब दोनों के दोनों कैरियर होंगे। देखो मैं ऐसे समझता हूँ इसको, इस जगह समझो, एल्बिनिज्म को स्मॉल टी मानो, और जो नॉर्मल कैरेक्टर है ना उसको मानो कैपिटल टी। एल्बिनिज्म क्या होता है? स्किन में पूरा पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा स्किन व्हाइट हो जाता है। आपको देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके स्किन पे व्हाइट व्हाइट पैचेस होते हैं, दाग होते हैं, वही एल्बिनिज्म कहलाता है। ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। एल्बिनिज्म का शिकार माइकल जैक्सन भी थे। ठीक है ना, वो एल्बिनिज्म की दवाई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ली हैं, लेकिन ठीक नहीं हुआ उनका। वो एक्चुअली साउथ अफ्रीकन थे, अमेरिकन थे, साउथ अफ्रीकन अमेरिकन थे, लेकिन उनका पूरा स्किन व्हाइट था। रीजन उनको वो बताते हैं ऐसा रीजन कि उनको एल्बिनिज्म था। अभी कहाँ तक सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बता दिया बस। मान लो स्मॉल टी जो है वो क्या होगा, स्मॉल टी कैसा होगा? वो होगा एल्बिनिज्म का जीन, और कैपिटल टी तो डोमिनेंट जीन है। तो ये दोनों जो पेरेंट्स होंगे वो तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लेकिन जब बच्चे होंगे तो 4 तरह के बच्चे हो सकते हैं इसमें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। तो 3 तरह के बच्चे एक्चुअली हो सकते हैं, लेकिन जीनोटाइपिकली हमें तो 3 तरह का दिखेंगे, फिनोटाइपिकली हमें बस 2 तरह का दिखेंगे। ये तीनों के तीनों नॉर्मल होंगे, और ये होगा एल्बिनिज्म। इसका मतलब अगर पहला बच्चा एल्बिनिज्म का शिकार हो रहा है, एल्बिनिज्म उसे हो रहा है पहले चाइल्ड को, इसका मतलब हमारे पेरेंट्स का जो जीन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये दोनों हेट्रोजाइगोट है। अब जब सेकंड चाइल्ड होगा तो ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो पूरी की पूरी फिर से रिकंसिडर की जाएगी सेकंड चाइल्ड के समय, तो उस समय भी
25, अगर पहले चाइल्ड का 25% चांस था तो इस समय भी 25% चांस ही रहेगा, बिकॉज हर चाइल्ड के लिए परसेंटेज अलग से कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं कि पहला बच्चा का मेल है, दूसरा बच्चा फीमेल का परसेंटेज होने का चांस बढ़ जाएगा या मेल का चांस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर अगले चाइल्ड के लिए भी फिर से मेल फीमेल 50-50% चांस ही रहता है हर चाइल्ड के लिए। ये बिल्कुल कोई इसमें इनइक्वालिटी नहीं करता है ऊपर वाला, ठीक है। तो आंसर का 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। बोथ पेरेंट्स कैरियर है थैलेसीमिया का, यानी कैपिटल टी नॉन कैरियर, स्मॉल टी कैरियर, कैपिटल टी नॉन कैरियर, स्मॉल टी कैरियर। जब बच्चे होंगे तो स्मॉल टी 25% ही रहेगा, तो अफेक्टेड चाइल्ड का होने का चांस 25% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लॉस और गेन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो जब भी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है ना तो हम लोग उसको यूप्लॉइडी कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, मैंने कई बार बता चुका हूँ इस चीज को मैं। आंसर होगा बी। जब भी लॉस और गेन ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम्स होता है तो एन्यूप्लॉइडी कहते हैं उसको, ठीक है। 3 क्रोमोसोम में हो सकते हैं तो अलग अलग है, लेकिन हाँ अगर पूरा पूरा सेट नहीं हो रहा कॉपी ना तो हम लोग एन्यूप्लॉइडी ही कहेंगे। अगर पूरा सेट हो गया कॉपी तब तक हम लोग उसको यूप्लॉइडी कहेंगे, जब पूरा का पूरा सेट कॉपी होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।